हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची। आपके अपने चैनल MK क्लासेस 09 में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? राजस्थान करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हम डिस्कस करते रहे उसकी आज एक नई क्लास लेके आई हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के बारे में बात करेंगे। इसकी घोषणा कब की गई थी? राज्य बजट वर्ष 2025-26 में इसकी घोषणा हुई थी। याद हो तो अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुए थे उसमें बजट से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बजट में जो बातें पूछी गई है उनको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा उस हिसाब से। राजस्थान में चलने वाले अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उन्हें वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप वाहन स्क्रैप होंगे। इस नीति के अंदर क्या किया जाएगा कि जो वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं उनको पर्यावरणीय मानकों के अनुकूलन कर दिया जाएगा। राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज की स्थापना की जाएगी। को बढ़ावा दिया जा रहा है। वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी किए जाएंगे। और क्या किया जाएगा? स्क्रैपिंग नीति के तहत सर्टिफिकेट का डिपॉजिट के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक अधिकतम 1 लाख की छूट का लाभ मिल सकेगा। यहां से क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये 50% से पूछेंगे क्वेश्चन, या फिर अधिकतम 1 लाख से, या फिर 2 लाख, 1.5 लाख, ऐसे घुमाएगा। तो ये स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ पर स्टेटमेंट बनेगा एग्जामिनर का। पहला तो यहां से बनेगा। फिर आता है 15 वर्ष से पुराने वाहन की स्क्रैपिंग की जाएगी। यहाँ पे 16 वर्ष, 12 वर्ष कुछ भी लिख के दे देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछने की पूरे चांस है। 15 वर्ष से, याद रखना, 15 वर्ष से पुराने वाहन की स्क्रैपिंग की जाएगी। ठीक है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं राजस्थान में पंचगौरव कार्यक्रम। आपको पता है कि पंचगौरव कार्यक्रम क्या होता है कि एक जिला एक उत्पाद। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत अपन ने क्या रखा था? एक जिला एक उपज, एक उत्पाद। तो हर जिले का अपना एक उत्पाद, एक उपज है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि अजमेर जिला उपज, अजमेर जिले के अंदर कौन सी उपज होती है? गुलाब। अलवर के अंदर प्याज। बालोतरा अनार। बांसवाड़ा का है आम। गुलाब, प्याज, अनार, आम, अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा। फिर ब्यावर में क्या है? गेहूं। भरतपुर का है शहद। भिलवाड़ा का है संतरा। और बीकानेर की है मेथी। बीकानेर की पान मेथी को जीआई टैग मिला हुआ है। और अभी हाल ही में नागौरी अश्वगंधा को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है। ब्यावर का गेहूं है, भरतपुर का शहद, भिलवाड़ा का है संतरा और बीकानेर की है मेथी। इनको अच्छे से देख लेना, माइंड में सेट कर लेना। बूंदी का धान, चित्तौड़गढ़ में अजवाइन, चूरू का है गवार बाठा, दौसा का है सौंफ, डीग का है सरसों, धौलपुर का आलू और कुचामन डिडवाना का है प्याज। डूंगरपुर में आम, श्री गंगानगर में किन्नू, हनुमानगढ़ में भी किन्नू, जयपुर में गेहूं, जैसलमेर में खजूर, जालौर में अनार और झालावाड़ में संतरा। अब जैसे कि गेहूं है, एक तो ब्यावर में आए, जैसे गेहूं है एक तो ब्यावर के हैं और एक जयपुर के। संतरा है भिलवाड़ा के हैं और झालावाड़ के हैं। फिर आम बांसवाड़ा का भी है और डूंगरपुर का भी है। तो ऐसे 2-2 का कॉम्बिनेशन बना के उनको ध्यान में रख लेना। फिर आते हैं झुंझुनू। झुंझुनू में सरसों
और अभी सरसों का और पड़ा था डिग के अंदर, डिग में भी क्या है, सरसों। जोधपुर में जीरा, करौली में तिल, खेतल तिजारा में प्याज, कोटा में धनिया, कोटपुतली बहरोड में गवार, नागौर की सौंफ, पाली की है मेथी। पाली की क्या हो जाएगी, मेहंदी। पाली की क्या हो जाएगी, मेहंदी। नागौर में सौंफ, कोटपुतली बहरोड में गवार भाटा, कोटपुतली बहरोड में गवार और कोटा के अंदर धनिया, खेतल तिजारा में प्याज, करौली में तिल, जोधपुर में जीरा, झुंझुनू में सरसों। फलोदी में जीरा, प्रतापगढ़ में कलौंजी, राजसमंद में सीताफल, सलूम्बर के अंदर मक्का, सवाई माधोपुर में अमरूद, सीकर के अंदर प्याज, सिरोही के अंदर पपीता, टोंक के अंदर सरसों और उदयपुर के अंदर सीताफल। उदयपुर का क्या है, सीताफल। राजसमंद और उदयपुर का सेम है, सीताफल सीताफल। और सीकर का प्याज है। उसके अलावा प्याज कहाँ कहाँ देखा हमने, अलवर में भी प्याज है, भीलवाड़ा में संतरा है, फिर झालावाड़ का संतरा है। इस तरह से जिनके दो दो को मिल रहे हैं, खेतल तिजारा में वापस प्याज मिल गया है, झुंझुनू में सरसों है, सीकर के अंदर प्याज है, सिरू के अंदर पपीता है, टोंक के अंदर वापस से सरसों है, उदयपुर और राजसमंद के अंदर क्या है, सीताफल है, फलोदी का जीरा है, नागौर की सौंफ है। इन सबको क्या मिला हुआ है, पंचगौरव योजना के अंदर एक जिला एक उत्पाद या एक उपज के अंदर रखा गया है। पंचगौरव में एक जिला एक उपज के अंदर, ये कृषि क्षेत्र के अंदर आता है उपज वाला, तो इसके अंदर ये रखे गए। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, इनका याद कर लेना। उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रदेश के ऐसे बच्चे जो दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित होने के बाद आर्थिक अभाव के उपचार में उम्मीद छोड़ देते हैं, उनको इस योजना के तहत निःशुल्क इलाज एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। छोटे बच्चों के लिए जो कि ऐसी बीमारियों से क्षतिग्रस्त है जिनका अब ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर उन ट्रीटमेंट का अभाव रहता है तो वो उनकी जान भी जा सकती है। ऐसी बीमारियों के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था किसमें के लिए की है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत की गई। तो इसका उद्देश्य थोड़ा इतना याद रहा। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है वो देखते हैं। प्रमुख उद्देश्य के अंदर बात करते हैं तो स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय, यहाँ पे मंत्रालय कौन सा है, स्वास्थ्य हेल्थ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को समुचित इलाज, देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। या तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, या फिर अगर स्टेटमेंट में पूछेंगे तो इस 18 वर्ष कम जो एज है उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर बात करते हैं इसमें प्रावधान क्या है। तो प्रावधान है पीड़ित बालक या बालिका को 50 लाख रुपए तक का, ये ऐसे जो फैक्ट होते हैं ना वहां से क्वेश्चन आते हैं, 50 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। कितना है, 50 लाख। इसके अतिरिक्त इन्हें 5,000 रुपए प्रति माह, कितने दिए जाएंगे, 5,000 रुपए प्रति माह, प्रति मंथ दिए जाएंगे कि आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। 50 लाख रुपए तक का तो निःशुल्क इलाज किया जाएगा और 5,000 रुपए प्रति माह राशि दी जाएगी। 18 से कम एज होनी चाहिए उनको ये मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का लाभ मिलेगा। और बीमारी कैसी होनी चाहिए, दुर्लभ। पात्रता की बात करें, पात्रता से पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में क्वेश्चन, जैसे कि पीड़ित बालक या बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। पहली पात्रता, राजस्थान का मूल निवासी हो। राजस्थान की कोई योजना है तो राजस्थान का मूल निवासी होना बहुत जरूरी। 3 वर्ष से अधिक समय में राज्य में निवासरत होना चाहिए। अगर कोई राजस्थान का नहीं है पर वो 3 साल से राजस्थान में रह रहा है तो भी वो इस योजना के लिए पात्र होगा। अब आते हैं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बिना गारंटी के रुपए 80,000 तक का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। कितने रुपए का ऋण प्रदान करना है, 80,000 तक का।
राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना के अंदर? स्वनिधि योजना के अंदर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बिना गारंटी के, इन पॉइंटों पे ध्यान रखना। ऐसे ही जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर इन आंकड़ों के साथ फेरबदल होगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बिना गारंटी और 80,000 तक का ऋण प्रदान करने की घोषणा होगी। ऋण राशि 80,000 तक का ऋण 3 चरणों में प्रदान किया जाएगा। चरण कितने? 3 है। पहला चरण जो है उसमें 10,000 दिए जाएंगे, दूसरा चरण में 20,000 और तीसरे चरण में कितने हो जाएंगे? 50,000। 10, 20, 50 ऐसे याद कर लो। 10, 20, 50, 10, 20, 50 टोटल कितने हो जाएंगे? 80,000। 30 और लास्ट में 50 मिलके कितने हो गए? 80,000। 10, 20, 50, 10, 20, 50 ऐसे याद करें। 10, 20, 50 3 किस्तें हैं। 10, 20, 50 80,000 दिए जाएंगे। अब ब्याज दर, ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कितनी? 7% ब्याज की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब इसमें भी पात्रता की बात करें तो पात्र कौन होंगे? राजस्थान के निवासी तो होने चाहिए, उसके अलावा उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 वर्ष की आयु के राजस्थान के निवासी जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, उम्र कैसी होनी चाहिए? 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 60 प्लस के होंगे वो वृद्ध में गिने जाएंगे और 18 से जो कम होंगे वो बालक में गिने जाते हैं। तो इस बीच के वयस्क जो होंगे उनको ही इसके लिए पात्र किया जाएगा। 80,000 दिए जाएंगे, 7% सब्सिडी दी जाएगी। 80 को भी 3 किस्तों में दिया जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 50 इस तरह से 3 किस्तों में दिया जाएगा। असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स, गिग वर्कर्स। असंगठित श्रमिक कौन कौन से वो भी बताना चाहिए। एक तो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, घरेलू कामगार, भवन निर्माण श्रमिक, सफाई कर्मचारी और हस्तशिल्प कारीगर। असंगठित श्रमिक की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? यहाँ पर भी हेर फेर करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स डाल दिए जाएंगे जो कि नहीं होंगे, तो स्टेटमेंट सही है या गलत है उस कंडीशन में पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसा बने कि निम्न में से लागू होती है और नहीं होती, तो उस जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, स्ट्रीट वेंडर जो होंगे वो गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, घरेलू कामगार, भवन निर्माण श्रमिक, सफाई कर्मचारी और हस्तशिल्प कारीगर, इन्हीं को यही किसके अंदर आते हैं? असंगठित श्रमिक के अंदर आते हैं। और इन्हीं को किसके अंदर रखा गया है? मुख्यमंत्री स्वनिधि सम्मान योजना के अंदर ये पात्र होंगे। उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 वर्ष। ठीक, स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, अब लोकायुक्त, राजस्थान के लोगों का आवरण, राजस्थान के अंदर जो लोकायुक्त है उसके लोगों का अनावरण किया गया है। लोगो क्या है? न्यायो नीति च शासनम, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। न्यायो नीति च शासनम। अनावरण कब किया गया था? डेट याद रखना, 24 दिसंबर 2025 को इसका अनावरण किया गया था। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा किया गया है। प्रतीक चिन्ह ईमानदारी का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां सत्यनिष्ठा की सुशासन की आधारशिला है। यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी, लोका आयुक्त राजस्थान के लोगों का अनावरण किया गया है। लोगो क्या है? न्यायो नीति च शासनम, और अनावरण कौन से दिनांक को किया गया था? 24 दिसंबर 2025 को मुख्य सचिव श्रीनिवास के द्वारा किया गया था, वी श्रीनिवास के द्वारा किया गया था। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये प्रतीक चिन्ह क्या है? ईमानदारी का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां सत्यनिष्ठा ही सुशासन की आधारशिला है। सत्यनिष्ठा ही सुशासन की आधारशिला है, इस बात पे थोड़ा गौर रखना, अच्छे से इस बात को गौर करना। अब बात करते हैं राजस्थान लोकायुक्त। तो राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? 1973 के अंदर हुई थी। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ। आईडी दुआ जो थे प्रथम लोकायुक्त थे, आईडी दुआ। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्णा लोहरा, और कौन से? 13वें। अब यहां पर देखो वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्णा लोहरा
13वें हैं। एक स्टेटमेंट यहां से आ जाएगा, एक स्टेटमेंट बनाएंगे लोगों का, न्यायो नीति च शासनम। एक डेट दी जाएगी, अनावरण कब किया गया था, जो 24 दिसंबर 2025 को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा अनावरण किया गया था। और यहाँ पर इन्हीं फैक्ट्स में कुछ ना कुछ फेर बदल करके बोल देंगे निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक जगह यहाँ पे 25 दिसंबर 2025 दे दे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं है तो कौन सा गलत हो जाएगा, 25 दिसंबर 2025 वाला गलत हो जाएगा। ऐसे ही स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे तो वहां पर फेर बदल करके इस तरह से पूछा जाएगा। और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे बोला लोगो कौन सा है, तो न्यायो नीति है च शासनम कब अनावरण हुआ था, तब 24 दिसंबर 2025 को। किसने किया था, तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा किया गया था। ठीक है। और अभी वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्णा लोहरा। और कौन से है, 13वें लोकायुक्त है। ठीक है। अब बात करते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। ये वही है मनरेगा जिसका भी नाम चेंज हुआ है, वीबीजी रामजी, वीबीजी रामजी। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखना, विकसित भारत, वी से विकसित, बी से भारत, जी से गारंटी, फॉर रोजगार से आर, और आजीविका का ए, मिशन का एम, और जी का क्या है, ग्रामीण बिल 2025। जिसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है। फिर मनरेगा का उन्नत विकल्प है, ये मनरेगा जो था उसी का नाम है, इसलिए इसका उन्नत विकल्प है। प्रति परिवार प्रति वर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी। कितने दिन रोजगार मिलेगा, 125 दिन का रोजगार मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी कितनी दी जाएगी, 240 रुपए प्रति दिन दी जाएगी। एक साल में 125 दिन का रोजगार है, 240 रुपए प्रति दिन की मजदूरी इनको मिलेगी। इसके अंदर हिस्सेदारी कैसी, जैसे यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ये चला रहे, तो केंद्र सरकार जो होगी उसकी 60% रहेगी और राज्य सरकार का कितना रहेगा, 40%। 60:40। केंद्र और राज्य का अनुपात कितना, 60:40 है। वीबीजी रामजी मनरेगा का ही रूप है, और इसमें कितना 125 दिन तो रोजगार दिया जाएगा और 240 रुपए की मजदूरी दी जाएगी। ठीक। पूर्वी राज्य हिमाचल राज्यों में केंद्र 90% व राज्य 10% देंगे। पूर्वी राज्य या फिर हिमाचल राज्य जो है उनमें केंद्र कितने देंगे, 90% अनुपात, जो राज्य होंगे वो कितना देगा, 10%। और बाकी सब जगह कितना होगा, केंद्र 60% और राज्य कितने देंगे, 40% फंड देगी। केंद्र शासित राज्यों में 100% कौन देगा, केंद्र सरकार देगा। यहां पर स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। नॉर्मल अगर है तो 60:40। अगर पूर्वी राज्य है तो 90:10। और अगर केंद्र शासित यूटी जो है तो कितने होगा, 100% किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। ये फैक्ट याद कर लेना, माइंड में बिठा लेना। 125 दिन का क्या है, रोजगार है, 240 रुपए मजदूरी है, और ये वीबीजी की फुल फॉर्म याद रख लेना। उसके अलावा ये मनरेगा का ही विकल्प है। ठीक है, उसी का नया नाम है। राजस्थान में शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। राजस्थान में मनरेगा की जो शुरुआत है, या वीबीजी राम जी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 2 फरवरी 2006 को माकड़ा देव ग्राम पंचायत जालोर उदयपुर से हुई थी। संचालन ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग ने किया था। जिसका संचालन, इस जो योजना है इसका संचालन कौन करता है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग के द्वारा किया जाता है। याद रखना डेट, 2 फरवरी 2006 को कहां से हुई थी, जालोर उदयपुर से, माकड़ा देव ग्राम पंचायत से, माकड़ा देव ग्राम पंचायत से। सारे फैक्ट जो अच्छे से याद होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।